एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर। तो ये जो वीडियो या फिर एक तरीके से आप लोग कह लीजिए एक सीरीज हम चलाने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश टेक्निकल बोर्ड से पॉलीटेक्निक या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BEE के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उनके लिए ये सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और अगर अभी तक हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो प्ले लिस्ट है ये प्ले लिस्ट आप लोग सेव कर लें। BEE के नाम से प्ले लिस्ट है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो इस पर आपको कंप्लीट सिलेबस की सारी वीडियो मिल जाएंगी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो पहली यूनिट है, हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर ओवरव्यू ऑफ DC सर्किट। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरव्यू DC सर्किट के बारे में सारा हम लोग कंप्लीट जितने भी टॉपिक्स हैं सारा यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके के आपको यहाँ पर PDF भी डाउनलोड करने को मिल जाएगा। PDF डाउनलोड करने के लिए चाहिए तो आप लेक्चर वाइज बोल देना, कमेंट कर देना कि लेक्चर वाइज चाहिए आप लोगों को, या फिर एक कंप्लीट जब यूनिट हो जाए तो यूनिट वाइज हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, जिससे कि जिन लोगों को अगर नोट्स बनाने की प्रॉब्लम्स होती है तो PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी, कमेंट जरूर कर देना कि आपको लेक्चर वाइज चाहिए या फिर एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद चाहिए आप PDF। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि जो डेफिनेशन है विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा एक इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये जो डिफिनेशन है, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में अगर आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो बेसिक यहीं से स्टार्ट करता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हम लोग जरूर याद रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इस विद्युत धारा का प्रतीक जो होता है कैपिटल I अथवा स्मॉल I से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ठीक, एम्पियर को A से भी डिनोट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बताया गया है, तो एक तरीके से हम लोग एक डायग्राम बना के भी देख लेते हैं। जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है उसी की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और हम लोग बता दें, जैसे जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत ज़्यादा फ्लो करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा बहने लगते हैं, तो उसी के प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। जैसे कि अगर ज़्यादा पानी फ्लो कर रहा है तो हम लोग बोलते हैं जल धारा बह रही है। ज़्यादा दूध बहने लगता है जब हम लोग शिवरात्रि में चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, तो वहाँ पर बोलते हैं दूध धारा बहने लगी। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उसको विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, तो इजी है ये, कोई ज़्यादा टफ नहीं है डेफिनेशन। और यहाँ से कुछ जैसे करंट का जो फार्मूला होता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो करंट I इक्वल टू जो होता है वो Q/T। ठीक है, तो क्यों क्या है, यहाँ पर आवेश है। ठीक है, आवेश बटे समय। ठीक है, आवेश बटे समय, आवेश की जो यूनिट होती है वो होती है कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक है, इसका हो जाएगा कूलाम, और टाइम जो है वो हमारा टाइम टाइम होता है सेकंड में। ठीक है, तो करंट की यूनिट जो है कूलाम पर सेकंड, या फिर करंट की यूनिट एम्पियर भी होती है। ठीक है, एम्पियर, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और हम लोग चलते हैं, अगर बात की जाए आपसे कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक है, तो एक एम्पियर में जो है, एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड अगर फ्लो करेंगे तो एक एम्पियर की विद्युत धारा होगी। ठीक है, तो एक तरीके से एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अगर हम लोग इसको और क्लियर से लिखें तो ये 10⁻18 को हटा दें हम लोग, तो 624 के बाद हम लोग 16 जीरो लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से 16 जीरो लगाएंगे, तो जो ये इतनी बड़ी संख्या बन रही, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने चाहिए एक सेकंड में किसी एक बिंदु से। ठीक है, तो उस बिंदु पर जो है, जो हमारी विद्युत धारा होगी वो 1 एम्पियर की होगी। जैसे कंडक्टर का कोई एक ये बिंदु है, ये कंडक्टर है अपना। ठीक है, ये कंडक्टर पे ये बिंदु है, इस बिंदु से एक सेकंड में अगर इतने सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो इस बिंदु पर
विद्युत धारा जो है वो हमारी 1 एम्पियर की होगी। ठीक है, तो ये सारा हम लोग याद रखेंगे। फिर अगले हम पॉइंट पे चलते हैं, वोल्टेज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पर हम बताए थे एक डायग्राम बना के, ये देखिए ये जो यहाँ पर डायग्राम बना है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो, जो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो ऐसे तो हो नहीं रहा है, इसको कोई ना कोई पीछे से पुश कर रहा है। ठीक है, तो वोल्टेज की डिफिनेशन भी यही हो जाएगी, यह एक विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, यह एक विद्युत दाब है, या इलेक्ट्रिक प्रेशर हम लोग कह सकते हैं, यह एक विद्युत दाब है जो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसे कैपिटल वी या स्मॉल वी से व्यक्त किया जाता है, तथा इसका जो मात्रक होता है वह वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। और वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो V इक्वल टू आर आई होता है। V क्या है, वोल्टेज है, R जो है प्रतिरोध या रेजिस्टेंस इंग्लिश में बोलते हैं, प्रतिरोध, और इसकी यूनिट जो होती ओम होती है, और ये I हमारा करंट है। करंट अभी ऊपर हम लोग बताएं, करंट की यूनिट एम्पियर होती है, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इसको इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में इसको ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, तो ईएमएफ हम लोग इसको याद रखेंगे, क्योंकि कई बार आगे की यूनिट्स में हम लोग ईएमएफ यूज़ करेंगे। ठीक है, ना कि विद्युत वाहक बल बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोध एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये 2019 में यहाँ से एक न्यूमेरिकल पूछी गई थी और डेफिनेशन भी पूछी जाती है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। तो इसमें लिखा है प्रतिरोध की हम लोग डिफिनेशन देख लेते हैं। किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, जैसे कि एक ये मटेरियल चालक ले लिए हैं। ठीक है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो आप विद्युत प्रवाह बोले या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को बोले या फिर आवेश बोले, तीनों में से किसी एक को बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दोनों चीज़ बोला गया कि किसी पदार्थ का वह भौतिक गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन या विद्युत प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, तो रास्ते में इसको कुछ बैरियर मिल जा रहा है, कुछ अवरोध मिल जा रहा है, तो उसी अवरोध को हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं या रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका प्रतिरोध बोलते हैं, इसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट जो होती है ओम होती है। ओम का सिंबल ये होता है ओम। ठीक है, इस तरीके से ओम होता है। इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, और हिंदी में ओम इस तरीके से लिख देते हैं। ये यूनिट है हमारी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम लोग और कुछ देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस का अब यहाँ से फार्मूला कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस का, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो न्यूमेरिकल जिस पे पूछता है वो फार्मूला है R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये इंटर में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। तो यहाँ पर R जो है ये रेजिस्टेंस है, L जो है कंडक्टर की लंबाई है, L फॉर लेंथ कंडक्टर की लंबाई है, A फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है। ठीक है, तो जैसे एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ठीक, तो कंडक्टर का जो ये गोलाकार की एरिया है, इसी को हम लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों तरफ होती है। ठीक है, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर में और लेंथ मीटर में होती है, और रेजिस्टेंस ओम में होता है। ठीक, तो ये हमारा एक फार्मूला है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक, इम्पोर्टेंट फार्मूला है, फार्मूले को हम लोग डिब्बे में बंद कर देते हैं। फिर आगे हम लोग चलते हैं, इस फार्मूला का थोड़ा और विस्तार कर देते हैं। जैसे ये एक्चुअली में जो फार्मूला होता है ये होता है R प्रोपोर्शनल टू L, और R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो ये इस तरीके से ये दोनों का अगर हम लोग एक्सपैंड कर देंगे इस फार्मूले को, तो इस तरीके से बन जाता है। अब हम लोग इसको समझ लेते हैं और थोड़ा डीप में। ठीक है, जैसे R प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कोई एक ये छोटा सा तार है जिसकी लंबाई कम और ज़्यादा है। ठीक है, तो एक तार है जिसकी लंबाई कम है और दूसरा तार जिसकी लंबाई ज़्यादा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों की बराबर है। ठीक है, तो दोनों की क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर है, तो इसको अगर एक टनल मान लें, गुफा मान लें हम। ठीक है, तो इसमें करंट, करंट मतलब आई, आई मतलब मैं। ठीक,
करंट आई मतलब मैं मान रहा हूँ कि गुफा से अगर कम लंबी गुफा से हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे तो आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, आसानी से कब निकलेंगे, जो अवरोध इसमें कम पड़ेगा, क्योंकि लंबाई कम है तो अवरोध कम होगा। ठीक है, और अगर लंबाई ज़्यादा हो जाएगी टनल की तो अवरोध इसमें ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा अवरोध होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं रजिस्टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि अगर ये कोई कंडक्टर उसकी लंबाई अगर कम होगी, ठीक है, तो रजिस्टेंस कम होगा। लेंथ अगर कम होगी तो रजिस्टेंस भी हमारा कम होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर प्रोपोर्शनल टू एल। अगर लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई कंडक्टर की बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पर पहला जो है, पहला वाला प्रोपोर्शनल ये यहाँ पर फुलफिल हो रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। वहीं पर अगर जैसे टनल है, ये अपनी टनल, एक ये टनल हो गई, दूसरी टनल ये है। ठीक है, तो दोनों टनल की लंबाई सेम है लेकिन हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया कम ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो करंट मतलब आई फॉर करंट और आई फॉर मैं भी होता, तो एक मैं आदमी जा रहा हूँ, स्टूडेंट आप लोग या मैं, तो जैसे इस टनल से हम लोग अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो इसकी चौड़ाई कम है। ठीक, चौड़ाई कम है तो अवरोध इसमें ज़्यादा होंगे, क्योंकि चौड़ाई कम है और ये चौड़ाई इसमें ज़्यादा है तो अवरोध इसमें इसकी अपेक्षा कम होंगे। ठीक, तो अवरोध इसमें ज़्यादा होगा। ज़्यादा अवरोध का मतलब ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जब कम होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। और यहाँ पर अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो जो रेजिस्टेंस है ये हमारा कम हो जाएगा। तो एक दूसरे का उल्टा है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आर प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर गोलाकार है क्रॉस सेक्शनल एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग याद रखेंगे। इस फार्मूले पे न्यूमेरिकल एक पूछता है, इंपॉर्टेंट है, तो न्यूमेरिकल भी हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ छूट गया, जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक, अगर उसका हम लोग ड्राइंग देख लें तो इस तरीके से रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर हम लोग इस तरीके से भी डिनोट कर देते हैं, इस तरीके से बना देंगे और इसमें लिख देंगे कि 4 ओम 5 ओम का रेजिस्टेंस जितना भी होगा ये रेजिस्टेंस होगा यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, फिर हम लोग इसी के ऊपर न्यूमेरिकल देख लेते हैं एक छोटी सी। टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, छोटी छोटी वीडियो रहेंगी हमारी 25 मिनट 30 मिनट की, और उसी में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पर दिया है एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसमें कह रहा है एक 200 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यदि तार का व्यास 0.7 मिलीमीटर हो तो तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये इस तरीके के न्यूमेरिकल में आप लोगों का स्टेप मार्किंग होता है, तो हम लोग सूत्र लिख लेंगे। सूत्र जो है हमारा यहाँ पर R इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, रेजिस्टेंस दिया है, एरिया दिया है, एरिया सॉरी नहीं दिया है, एरिया की जगह पर व्यास दिया, तो हम लोग व्यास से एरिया निकाल लेंगे, और एल भी दिया है और पूछा है हमसे रो। ठीक है, रो पूछा है, तो सबसे पहले अब हम लोग गिवन जो दिया है यहाँ पर वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है तार की लंबाई एल दी है 200 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 200 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने जो फार्मूला लिखवाया था तो उसमें बताया था कि सारी यूनिट जो है हम लोग एसआई मात्रक में ही लिखते हैं। ठीक है, तो एल जो है यहाँ पर 200 मीटर बराबर हो जाएगा हमारा 2 मीटर। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं, जो व्यास मतलब क्या होता है 2R, 2R दिया है 0.7, और यहाँ से R हम लोग निकाल लेंगे तो बाई 2 हो जाएगा, और ये 2 हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, 2 हट जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, तो 0.35 mm आ जाएगा। ठीक है, ये mm में दिया है, मिलीमीटर mm में दिया है। अब यहाँ से हम लोग रेडियस को चेंज कर लेंगे, रेडियस को चेंज कर लेंगे मीटर में। ठीक है, तो जब मीटर में हम लोग चेंज करते हैं तो mm को मीटर में चेंज करते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। ठीक है, रेडियस हमारी
मीटर में आ जाएगी। अब रेडियस आ गया है, रेडियस आ गया है तो अब हम लोग रेडियस से एरिया निकालेंगे। एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 22/7 और आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए निकल के आई है 0.35 इंटू 10⁻³ फिर एक बार और लिख लेंगे रेडियस 0.35 इंटू 10⁻³ अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एरिया जो है हमारा हो जाएगा ये 10⁻³ 10⁻³ मिलकर हो जाएगा मल्टीप्लाई में 10⁻⁻6, ठीक है। 7 एकम 7 7 25 35, तो ये हो जाएगा 0.05, ठीक है। अब तो हम लोग 22 इंटू 0.05 इंटू ये 35.35 अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारा एरिया निकल कर आ जाएगा। लोग सॉल्व कर लेंगे इसको तो आ जाएगा 0.385 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, ठीक है। 10⁻⁻6 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, ठीक है, मीटर स्क्वायर में। अब हम लोगों के पास देखिए एल आ गया है। यहाँ पर अगर फार्मूले में बात करें हम लोग तो हमको एल पता है, एरिया पता है और रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। रेजिस्टेंस यहाँ पर आर इक्वल टू दिया है 4 ओम, ठीक है। तो अब हम लोग तीनों वैल्यू रख के रो की जो मान है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो आर इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है। तो अब हम लोग पक्षांतर करके पहले रो निकाल लेंगे तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू ए, क्योंकि अपॉन में ए है तो बराबर के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और एल जो है मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा। अब सारी वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। तो आर जो है हमारा ये 4 ओम है और जो एरिया निकल कर आई है 0.385 इंटू 10⁻⁻6 और लेंथ जो है हमारी ये 2 मीटर निकल कर आई है। तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंची 10, 8 दूनी 16, 1 17, 3 दूनी 6, 1 7, ठीक है। तो 0.77 इंटू 10⁻⁻6 और मीटर इंटू ओम, ठीक है। ये हमारी निकल कर आ गई रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, रजिस्टिविटी इंग्लिश में बोलते हैं। तो रो की जो है निकल कर आ गया मान 0.77 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। तो इसको हम लोग और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.77 और ये जो 10⁻⁻6 को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो। 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो, ठीक है। तो माइक्रो ओम मीटर, ठीक। तो ये हमारा रो जो हो जाएगा 0.77 माइक्रो ओम मीटर, ठीक है। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल था, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसके ऊपर हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर ये इसी तरीके का सेम 2019 में पूछा था न्यूमेरिकल, ठीक, 5 नंबर में, ठीक है। 5 नंबर में पूछा था, वो काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो हम लोग कल मिलते हैं एक सेकेंड वीडियो के साथ। तो उस वीडियो में होगा इसी प्रतिरोध के कुछ जो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन है वो होंगी न्यूमेरिकल, और ओम्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल डेफिनेशन होंगी, ठीक है। तो अभी तक अगर हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियो यहाँ पर सीरियल वाइज सिलेबस वाइज आपको मिल सके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, क्योंकि मैं एक पॉलिटेक्निक टीचर हूँ तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मैं वहाँ जो पढ़ाऊँगा वो आप लोगों को यहाँ पर यूट्यूब पर हमारे चैनल पर डे बाय डे मिलता चला जाएगा हर एक लेक्चर, ठीक है। तो पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगा और जो अपना अनुभव है